कांग्रेस की जितनी बुरी हालत अब तक के इतिहास में हुई होगी, उससे बुरी हालत इस बार के आगामी लोकसभा चुनाव में होगी। 600 करोड़ रुपए का मंत्री ने बजट रखा था रिवर फ्रंट का, 1400 करोड़ रुपए कैसे लग गए? कहां गए 800 करोड़ रुपए? मंत्री ने आज तक जवाब नहीं दिया। क्या फर्क पड़ जाता अगर मान लो 150 करोड़ रुपए? वो पैसा किसका था? पैसा तो सेंट्रल का ही था। आईएल किसकी थी? सेंट्रल की थी। अगर लोकसभा स्पीकर जी चाहते तो ये आईएल की 1 इंच जमीन नहीं बेच सकते। इथेनॉल के 2 प्लांट पाइपलाइन में है। पिडीलाइट का प्लांट गुंदी फतेहपुर में आ रहा है। बैटरी का एक बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है। गोदरेज का एक प्लांट आ रहा है कोटा में। कोटा बूंदी के आसपास में 5-7 बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं और ये हमारी प्राथमिकता में है कि कोटा को वापस हम वही यौवन, वही वैभव लेके आए जिससे कि पहले हिंदुस्तान में कोटा को कानपुर कहा जाता है। आप मुझे बताओ, घोड़े वाला चौराया पहले इतना बड़ा बनता है, फिर छोटा। अरे भाई इंजीनियर क्या कर रहे हैं? अथाह पैसा था, आपने पूरा शहर बेच दिया। कोचिंग के कुछ जो भी बड़े ग्रुप्स हैं वो कैसे भी नहीं चाहते इस कोटा कोचिंग को बढ़ावा मिले, क्योंकि उनसे उनके कहीं ना कहीं राजनीतिक हित, व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। फॉरेस्ट की जमीन को डिनोटिफाइड करने में कितना समय लगता है? ये ओम बिरला जी जैसी शख्सियत थी जो हमारा गौरव है, जो वहाँ लोकसभा स्पीकर के रूप में विद्यमान है, उनकी वजह से सबसे पहला काम अगर हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट उनकी प्राथमिकता है। नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत। खास मुलाकात में आज हमारे साथ समाज सेवी एवं कोटा युवा जिला अध्यक्ष बड़े भाई राकेश जैन जी जुड़े हैं। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप राजस्थान कवरेज में पधारे हैं। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है लोकसभा चुनाव को लेकर, मिजाज क्या रहेगा जनता का, इस पर हम चर्चा करेंगे जिला अध्यक्ष महोदय से। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में कांग्रेस जिस प्रकार से आप पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पूरे देश में महंगाई और लोगों पर कमर तोड़ महंगाई से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल के जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं वो घट नहीं रहे हैं, लोग परेशान हैं। कांग्रेस है क्या भाई, कांग्रेस इतनी बड़ी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो खुद अन्याय कर रहे थे, क्या न्याय यात्रा निकालेंगे? उनने कितने अन्याय करे हैं इसकी कोई फहरिस्त है आपके पास? जनता के साथ अन्याय, कार्यकर्ता के साथ अन्याय, जन जन के साथ अन्याय। कांग्रेस के राज में क्या होता था? कभी 2G, कभी 3G, कभी 4G, कभी जीजाजी। ये सारे घोटाले कांग्रेस के राज में होते थे। आप बात कर रहे हो महंगाई की। कांग्रेस के टाइम पे भारत की अर्थव्यवस्था किस पायदान पे थी? और 10 साल के मोदी राज में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पे है और आगामी आने वाले 2047 के पहले मोदी जी की गारंटी है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। भाई, राहुल गांधी जी का कहना है कि गठबंधन जिस प्रकार से किया है उसमें जो सीटें हैं बीजेपी की, जहां पहले लोकसभा में आई हुई थी, वहां से भी इस बार बढ़त नहीं मिल पाएगी। कौन सा गठबंधन? इंडिया का गठबंधन हुआ है। कौन सा इंडिया? इंडिया तो भारत है। वो INDI है। उसमें देखो कितने लोग जब शुरू हुई थी कहाँ थे और आज कहाँ हैं। जब शुरू हुई आपके अजीत पवार साहब उसमें थे। नीतीश कुमार जी INDA गठबंधन को लीड कर रहे थे, वो खुद स्विच कर गए। अजीत पवार जी उसमें थे, वो खुद स्विच कर गए। ममता बनर्जी उसमें थी, वो खुद स्विच करके। बचा कहाँ है INDA? सिर्फ नाम बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस की जितनी बुरी हालत अब तक के इतिहास में हुई होगी, उससे बुरी हालत इस बार के आगामी लोकसभा चुनाव में होगी। ये दुष्यंत जी, आप मेरी बात नोट कर लेना। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी लोकसभा आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से गहलोत जी की एक योजनाएं चलाई गई थी, वो योजनाएं मुख्यमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कहा था यहाँ पर भाषण देकर कि मैं ये योजनाओं को आगे बढ़ाऊंगा, पर जो योजनाएं धरातल पर चल रही थी वो योजना भी अभी कहाँ चल पा रही पूरी तरह से। कौन सी योजना चल रही थी? आपने कभी, मुझे लगता है आप जमीन पे नहीं गए। गहलोत साहब ने मोबाइल बांटे,
मोबाइल तो वसुंधरा जी ने भी बांटे थे। है ना, वो मोबाइल सिर्फ डकोस लाते कितने लोगों को बांटे। गहलोत साहब ने पोषाहार बांटा। साला क्या स्थिति थी, कंकड़ कीड़े मच्छर ये चीजें निकली है, लोग बीमार हो गए उनसे। सिर्फ उनको, और मैं तो कह रहा हूँ चलो गहलोत साहब की मंशा बहुत अच्छी थी, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, तो उनने 4.5 साल क्यों जनता की सुध नहीं ली? भाई उनका कहना है कि जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूर्व में रही, पोर्टल बंद था काफ़ी समय से, जो राशन लोगों तक पहुंचने चाहिए थे वो राशन तक नहीं पहुंचे। 80 करोड़ लोगों तक भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार राशन पहुंचा रही है, वो क्या पहुंचाएंगे? और उन्होंने क्या पहुंचा दिया? उनने सिर्फ कुछ नहीं करा, वहां वही लूटने का काम करा है, या पूरे 5 साल अपनी सरकार को बचाने का काम करा है। कांग्रेस भी तो चाहे ये वो होटल में रही हो, चाहे कहीं भी रही हो। कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी भी घूमने का काम कर रहे हैं, वाई वाई लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर नरेंद्र मोदी, चलो आपकी बात में मान लेता हूँ दुष्यंत जी, आप मुझे प्रूव करो या मैं प्रूव करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? धारा 370 पूरी दुनिया की स्थिति कोई नहीं हटा सकता। नोटबंदी पूरी दुनिया की स्थिति बवाल हो जाएगा। क्या हो गया साहब? राम मंदिर, 35 से 3 तलाक, समान नागरिक संहिता कानून, महिला अधिकार, अब एक नया लाया सीए आ गया ना। अब आप सोचो क्या स्थिति। हमने, हमारे जो पड़ोसी देश थे उसमें जो हमारे अल्पसंख्यक थे, हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, जैन, जो 6 हमारे अल्पसंख्यक थे, उनको वहाँ भी स्थिति खराब थी और यहाँ भी स्थिति खराब थी। सबसे पहले मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके उसको समान नागरिक संहिता कानून को बनाया और अब वो हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे। इस लोकसभा में इस जो पारित किया गया है ये सीए बिल, इससे आपको कितना फायदा मिलता है? फायदे नुकसान की बात नहीं है दुष्यंत जी। हमारे राष्ट्र नायक मोदी जी कोई काम फायदे नुकसान, वो जो काम करते हैं, सीए का बिल फायदा वो करके जो क्या काम है? करते हैं देश के हित में करते हैं, देशवासियों के हित में करते हैं, राष्ट्र के हित में करते हैं। अगर ये 70 साल जो कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, अगर ये राज 70 साल की जगह 25 साल भी भारत में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर लेती लगातार, तो आज हम विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था होते, ये दावे से कह रहा हूँ। आज हम कह ही रहे ना, 2047 में तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। राकेश जी, प्रधानमंत्री जी कोटा आए थे। कोटा में उन्होंने कहा था कि 7 वंडर और अपना रिवर फंड जो बनाया है, रिवर फंड की जांच पूरी तरीके से कराई जाएगी। जांच अब आती है, जांच में कुछ नहीं निकलता है। किसने कहा जांच नहीं हो रही? जांच चल रही। 600 करोड़ रुपए का मंत्री ने बजट रखा था रिवर फंड का, 1400 करोड़ रुपए कैसे लग गए? कहाँ गए 800 करोड़ रुपए? मंत्री ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो क्या इसके लिए अभी कुछ? सब चीजें चल रही हैं, समय पे सब सामने आएगी। जिसने खाया है वो जैसे करते हैं, ये तो साहब ईडी की सरकार है, हमारे साथ अन्याय। और अरे भाई खाया क्यों था? गलत किया तो निकलेगा, उसमें परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा राकेश जी, काफ़ी समय से आप समाज में भी जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के साथ भी जुड़े हुए। व्यापारियों की कई मांग रही है कि कोटा में एयरपोर्ट होना चाहिए, पर कोटा में एयरपोर्ट जिस प्रकार से पहले ओम जी बिरला साहब ने एयरपोर्ट चालू कराई थी, एयरपोर्ट पर फ्लाइट भी उतरी थी, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव जाने के बाद फिर से वो फ्लाइट बंद हो गई। अब दोबारा कहा गया था कि नया एयरपोर्ट आएगा, नया बनेगा, ज़मीनें भी देख ली। क्या कोटा को एयरपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 5 साल प्रदेश की सरकार सिर्फ कुंडली मार के बैठी एयरपोर्ट को, कारण एकमात्र, और इसका श्रेय तो ओम जी बिरला को मिल जाएगा। आप मुझे बता दो, आज तक के इतिहास में फॉरेस्ट की जमीन को डिनोटिफाइड करने में कितना समय लगता है? ये ओम बिरला जी जैसी शख्सियत थी, जो हमारा गौरव है, जो वहाँ लोकसभा स्पीकर के रूप में विद्यमान है, उनकी वजह से सबसे पहला काम अगर हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट उनकी प्राथमिकता है, तो उन्होंने सबसे पहले इस फॉरेस्ट का भी मेन पछड़ा था उसको पूरा कराया। इसके अलावा जितनी भी एजेंसियां, आप समझ सकते हैं एयरपोर्ट बनना है, कोई रोड नहीं बननी है, एक नाली नहीं बननी है, सैकड़ों बीघा जमीन चाहिए, सैकड़ों सारी एनओसी चाहिए, जमीन तो पारित करने की बात कर रहे थे ना। तो उसके बाद भी कांग्रेस सरकार कुंडली मार के बैठी रही। मैं आपसे सवाल करता हूँ ईशन जी, 600 करोड़ रुपये रिवर फंड का बजट और 1400 करोड़ रुपये आपने लगा दिए, एयरपोर्ट के एनओसी के लगा 150 करोड़ रुपए, 100-150 करोड़ रुपए, क्या किसी की जेब से देने थे या किसी की जेब में जाने थे? सरकार से पैसा सरकार को जाना था। क्या फर्क पड़ जाता अगर मान लो 150 करोड़ रुपए, वो पैसा किसका था? पैसा तो सेंट्रल का ही था। आईएल किसकी थी? सेंट्रल की थी। अगर लोकसभा स्पीकर जी चाहते तो ये आईएल की 1 इंच जमीन नहीं बेच सकते, जिससे पूरा पैसा इकट्ठा करके और उसको यहाँ पे
ये डेवलपमेंट में लगाया है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ कितना डेवलपमेंट व्यक्तिगत हुआ है वो सब जांच में सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अभी देखते हैं कोटा को सिग्नल फ्री किया गया, पर कोटा में जाम की स्थिति शाम को क्या रहती है, आप खुद देख रहे हैं इस चीज़ को, व्यापारी खुद परेशान रहते हैं। ये तो आपका सवाल है कि जवाब है? बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे तो याद है। उसके लिए हम आप कोई लोगों भी ने प्लानिंग करें, आप मुझे बताओ, घोड़े वाला चौराया पहले इतना बड़ा बनता है, फिर छोटा। अरे भाई इंजीनियर क्या कर रहे हैं, पैसा किसका लगा, पहले बड़ा बन गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया। एरोड्रम सर्किल को भूल भुलैया बना के छोड़ दिया हमने। आज स्थिति क्या है, ये गुमान पड़ा जो मेन शहर का रोड है, उसके बाजू की रोड आदमी रेंग रेंग के पार कर रहा है। अरे यार सीधा सीधा आप घोड़े वाले चौराहे से ओवरब्रिज बनाते और नई मंडी में उतार देते, नीचे का ट्रैफिक पूरा चलता, आगे ऊपर का ट्रैफिक पूरा चलता। जिस प्रकार से जितने भी चौराहे बने, जितने फ्लाईओवर बने, वो टुकड़ों में बने। आज कारण आप समझना। देखिए आईएल का अगर ये बनता तो एक गोबरावाड़ी का आगे पार करता है, आप केशुपुरा मुझे बनता, बताओ, केशुपुरा महावीनगर ये सब उतरता। चीजें आप कह रहे हो ना, आपको भी समझ में आ रही है ना? वो तो दिख रहा क्यों आ है, रही है? जनता को भी दिख रही है और हमें जनता को भी दिख दिख रही है। क्यों बना? आप मुझे बताओ, सेवन वंडर के यहाँ पे जो बना, पहले वो बना, अरे भाई एक बार बना दो ना, आप सीधा फ्लाईओवर बनाए थे आपने डायरेक्ट ही। आपके पास तो पैसे की तो कमी नहीं थी ना, अथाह पैसा था, आपने पूरा शहर बेच दिया। कोई बचा है क्या आपको याद पर है? बीजेपी ने इसका पुरजोर पर विरोध भी तो नहीं किया। देखो मैं बताऊँ आपको, बीजेपी कभी विकास का विरोध नहीं करती है। जहाँ गलत हो रहा है उसके लिए तो बोलेगी। खूब आपके जो सरकार के मंत्री थे, उनने कभी किसी की सुनी है क्या? उनने कांग्रेस की नहीं सुनी, हमारी क्या सुनी है? हमने जितने आंदोलन करने थे हर तरह से आंदोलन करें, हर तरह से अपनी बात रखी है। उनका जवाब क्या होता था, आपकी तो निगाह है इस पर। अरे निगाह क्या करेगी मंत्री जी, देखो तो उसे जमीन पे तो क्या हो रहा है। राकेश जी अब देखिए कोटा में एक ही इंडस्ट्री रह गई, कोचिंग। अगर एक कोचिंग में यहाँ से चल जाती है तो कोटा शहर कहाँ जाएगा, कोटा शहर में कमाई कहाँ से आएगी, कोटा शहर में लोग कैसे जिएंगे। कोटा शहर की फैक्ट्रीज नहीं आ पाई। कोटा शहर की मुख्य धुरी कोचिंग है। इसको हमारा स्थानीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत अच्छे से समझता है। कोचिंग के कुछ जो भी बड़े ग्रुप्स हैं वो कैसे भी नहीं चाहते इस कोटा कोचिंग को बढ़ावा मिले, क्योंकि उनसे उनके कहीं ना कहीं राजनीतिक हित, व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। हमने जितना कोटा कोचिंग को अच्छे से अच्छी सुविधाएं, अगर आप कोचिंग की बात कर रहे हैं, आज ये कोचिंग में कह रहा हूँ 1% हो जाती है। आपको ध्यान होगा कोरोना का वो काल, पता है पूरा मंजर। आदमी यहाँ से घर इवन देह को अग्नि देने को अपने परिवार वाला राजी नहीं था, तब लोकसभा स्पीकर साहब ने अपने प्रभाव का उपयोग करके सारे प्रदेशों में, चाहे वो बिहार था, यूपी था, चाहे तमिलनाडु, सब जगह से बसें यहाँ मंगवाई, ट्रेनें चलवाई स्पेशल। सिर्फ क्यों? कोटा की साख, कोटा की गरिमा बनी रहे, कोटा का बच्चे पे लोगों का विश्वास कोटा शहर पे बना रहे। उस कोरोना काल में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, किसी को एक जगह जाने की व्यवस्था थी, उनने सीधी सी व्यवस्था करे, डायरेक्ट यहाँ से बच्चों को अपने घर भेजा, गंतव्य भेजा। वही कारण था एकमात्र जिसकी वजह से उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ और कोटा में 3 लाख 3.5 लाख बच्चा आया, और जितने कोटा शहर के वासी थे, चाहे वो लैंडमार्क के हों, चाहे वो कोरल के हों, चाहे न्यू राजीव नगर, चाहे इंडस्ट्री, सब जगह लोग लबालब थे, खुश थे। और सबने, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूँ, मैं कोटा हॉस्टल एसोसिएशन का भी संरक्षक हूँ, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का मैं 16 साल से प्रेसिडेंट हूँ, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का मैं संयोजक रहा हूँ। मेरे से लगातार लोग छात्र राजनीति में भी आप बहुत एक्टिव रहे और समाज में भी आप एक्टिव काफ़ी रहे, पर हमारा एक ही मुद्दा है, कोटा में विकास कैसे हो। सरकार केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी, कोटा चाहता है फैक्ट्री, यहाँ उद्योग खुले, पर कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, पर यहाँ पर जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए वो इंडस्ट्री नहीं खुल पा रही। अब आप कोटा की धरती पर एक युवा जोश के साथ आप जिलाध्यक्ष बने, प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कोचिंग को स्थायित्व प्रदान हो, उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे। ये जो एक शोशेबाजी चल रही है, जबकि कोटा सुसाइड के स्थान से जितने बच्चों की यहाँ पर उपस्थिति है, जो दर्ज है, उसके हिसाब से देश में 18वें स्थान पे है, किंतु कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से इसे बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है। कोटा सुसाइड सिटी बन गया, जबकि कोटा में इतनी बड़ी कोई ऐसी घटना नहीं है। ठीक है, जिनके बच्चे गए हैं उनकी आत्मा जितनी रोगी, उससे ज़्यादा मेरी आत्मा रोगी कि मैं भी परिवार वाला हूँ, मेरे भी बच्चे। लेकिन इसको प्रचारित उस तरह से करना मेरे ख्याल से गलत है, मेरी ये भावना है। कोटा को हमें इंडस्ट्रीज हब बनाना है और उस पर बहुत ज़ोरों से केंद्र की सरकार पहले काम कर रही थी स्पीकर साहब के साथ में, और हम क्योंकि आर्टिफिशियल डेवलपमेंट में विश्वास कम करते हैं, ज़मीन पे काम करने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं,
और अब जब प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो अब आप आगे आगे देखो कितनी इंडस्ट्रीज आ रही है। मैं आपको फेरिज गिना देता हूँ दुष्यंत जी। इथेनॉल के 2 प्लांट पाइपलाइन में है। पिडीलाइट का प्लांट गुंदी फतेहपुर में आ रहा है। बैटरी का एक बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है। गोदरेज का एक प्लांट आ रहा है कोटा में। कोटा बूंदी के आसपास में 5-7 बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं और ये हमारी प्राथमिकता में है कि कोटा को वापस हम वही यौवन वही वैभव लेके आए जिससे कि पहले हिंदुस्तान में कोटा को कानपुर कहा जाता था। कानपुर के नाम से मशहूर था कोटा, उसके बाद एजुकेशन में आया, अब पर्यटक नगरी में इनको विकसित किया जा रहा है। पर्यटन के लिए बहुत सारे प्रयास स्पीकर साहब, प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। बहुत जल्दी, अगर आपको याद होगा, संजय शर्मा जी हमारे वन मंत्री जी कोटा आए थे। महाराष्ट्र से 4 बाघ कोटा के मुकुंदरा के जंगल में शीघ्र आने वाले हैं। इसके अलावा कोटा का मथुराधीश मंदिर, कोटा का हैंगिंग ब्रिज, कोटा का बहुत सारी, कोटा का दशहरा मेला, ऐसी कई सारी कोटा में सौगातें हैं। चंबल यहाँ सदा बहती है, गरड़िया महादेव है, रामगढ़ है। कोटा में देखने को बहुत चीज़ें हैं। और जैसे ही ये मुकुंदरा में बाघ आएंगे, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ रही है स्पीकर साहब ने, दिल्ली बॉम्बे जो हाईवे है 8 लेन, उसको कोटा से निकाला है। आज सारी ट्रेनों का ठहराव, सारी ट्रेन द्रुत गति ट्रेनें, सारे रेलवे स्टेशन का विस्तार, आधुनिकीकरण, ये जो कोटा में काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज उनके टाइम पे आया। ऐसे अपने एरोट्राफ जो बना है, ऐसे अनेकों काम पाइपलाइन में हैं। पानी की व्यवस्था, जल सबसे बड़ी चीज़ है। इस सरकार ने राजीव गांधी नगर और जो नया कोटा है, इसमें काफ़ी समय से पानी की तकलीफ रही है, दिक्कतें रही है। बच्चे जो यहाँ पर आते थे बीमार होते थे कि टैंकरों से पानी आता है और हम टैंकरों का पानी पीते हैं। अब जिस प्रकार से मिनी सचिवालय एक और बनाया आर.के. में, अब उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? अभी जो आए थे जावर सिंह जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। पूरा नया कोटा जो पानी के लिए परेशान था, आगामी दिनों में पानी से लबालब होगा। हमारी दिक्कतें ये थी कि सरकार की मंशा गलत थी। सरकार की मंशा ये थी कि वहाँ तो बीजेपी है, इसलिए काम मत करो। देखो, मैं आपको निवेदन करूँ दुष्यंत जी, सरकार बनने से पहले तक आपका चश्मा कुछ भी हो, सरकार बनने के बाद जो सरकार बनी है, पूरे प्रदेश की सरकार है, उसका चश्मा मात्र एक होना चाहिए कि हम सबके जनप्रतिनिधि हैं। ये नहीं होना चाहिए ये एरिया कांग्रेस का, ये बीजेपी का है। मेरी निजी सोच है, मुझे याद नहीं आगे किसी की क्या हो, पर मेरी निजी सोच है, उसका चश्मा चेंज होना चाहिए। वो प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया। कोटा दक्षिण में यही तो हाल हो रहा है अभी। कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर, आज दोनों बोर्ड बने हुए हैं। कांग्रेस चलो बोर्ड है, पर वहाँ पर बीजेपी के पार्षद भी हैं, कांग्रेस के पार्षद भी हैं। पर आप देख सकते हैं वार्डों की हालत क्या हो रही है। वार्डों में जो पाइप लाइन डली थी, जो अभी सीवरेज लाइन डली थी, जो नई सड़कें बनी थी, उनको खोद के दोबारा वो बनाई गई, उस पर पेच वर्क किया गया। आज ये नौबत आ चुकी है कि वो जो सड़क बनाई हुई थी, उसको खोद के दोबारा सीवरेज लाइन डाली, उस पर पेच वर्क किया गया। वो पेच वर्क पूरा खुद चुका है, लोग रोज गिर रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। नगर निगम बोर्ड किसका है? भाई कांग्रेस का बोर्ड है ना, कांग्रेस का बोर्ड। केंद्र और राज्य में तो आपका है। नगर निगम दोनों बोर्ड उसके हैं। हमारे ऐसे आदमियों को हमने वहाँ मुखिया बना दिया जिनका न खुद का विजन है, न खुद की कोई वॉइस है। भाई मान्य तो बैठे हैं। आप बात सुनो, आप कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं तो उनका काम सिर्फ रोड़े अटकाना है। हम जितना हमारा प्रयास हो सकता है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको सुनियोजित विकास नजर आएगा। ये कांग्रेस ने जो अनियोजित विकास किया था उसके डर्रे से बाहर निकलेंगे और बहुत जल्दी कोटा में जो भी हो रहा है, लोगों को जो पट्टे मिलने थे, कई लोगों को तो पट्टे मिल गए, कई लोगों को पट्टे नहीं मिले। राजनीतिक दुर्भावना से कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के जो लोग थे उनके पट्टे रोक दिए थे और माननीय मंत्री महोदय से हमारी बात हो गई है, जो भी पट्टे रुके हुए हैं वो सब पट्टे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आप हाड़ौती कॉलोनी है, वहाँ आधों को पट्टे मिले। मौर्या नगर है, उनको पट्टे ही नहीं मिले। वो लोग गए, व्यक्तिगत निशान लगा के इसको देना, इसको नहीं देना, इस तरह की कांग्रेस सरकार में काम हुए। अब हमने तो ये कहा है कि जो भी है, जिसने आवेदन किया है और जिसके पास उसकी आवेदन सही है तो उसको तुरंत सबको पट्टे दे दिए जाएं। ये हमारी मंत्री महोदय से बात होगी, स्पीकर साहब ने उनको निर्देश दे दिए और बहुत जल्दी, अगर आचार संहिता नहीं लगी तो पहले और जल्दी आचार संहिता लग गई तो चुनाव के बाद में सबको पट्टे मिले। सर ये बताएं कि आप जिस प्रकार से राजनीति में जुड़े हैं, छात्र राजनीति में आप रहे हैं, कितने समय से आप लगातार समाज के लोगों के बीच में आप कार्य कर रहे हैं और व्यापारिक जनों के बीच में भी आप काफ़ी संघर्ष करते रहे हैं? दुष्यंत जी, मैं 1989 में कॉमर्स कॉलेज का चुनाव लड़ने से मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी
उसी दौरान मैं माननीय मेरे मार्गदर्शक गुरु ओम जी बिरला के संपर्क में आया। लगातार धीरे धीरे करते कार्य करता रहा। 16 साल पहले मैंने जनरल मर्चेंट एशियन का अध्यक्ष का दायित्व संभाला था और लगातार व्यापारियों के बीच में काम करते रहे। आपको याद होगा बेस्ट प्राइस का मसला रहा हो, जब बेस्ट प्राइस आई थी उसके लामबंद हुए और आंदोलन किया और बेस्ट प्राइस को अपनी पॉलिसी चेंज करने में मजबूर किया। अनेकों कार्य व्यापारियों के हित में, जब भी कोई भी, चाहे जीएसटी का मसला रहा हो, वेट का रहा हो, टैक्स का रहा हो, शॉप एड का रहा हो, जब भी कोई भी मसला आया किसी व्यापारी के ऊपर, जब भी कोई भी दुर्घटना हुई, कोई बात हुई, सबसे पहले हमने आगे से आगे बढ़ के कार्य करने का प्रयास किया, उसकी पीड़ा को समझा। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में मेरी लगभग 1.5 साल पहले नियुक्ति हुई। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक के नाते मैंने, जो मुझे प्रदेश से ज्ञात हुआ है, मैं पहला व्यक्ति था जिसने मंडल तक, सारे मंडलों में टीम का विस्तार किया। मैंने प्रदेश से जब निर्देश आए कि भाई मतदाता अभियान में नाम जोड़ने का अभियान चलाना है, तो उसके लिए बाकायदा एक गूगल फार्म लॉन्च किया और हमारे पास हज़ारों एंट्रियां गूगल फार्म के माध्यम से आई और लगभग इस लोकसभा में 50,000 करीब नाम कोटा बूंदी लोकसभा में जुड़े हैं। कई नाम तो कांग्रेस ने स्पेशल डायरेक्शन देकर विधानसभा चुनाव के पहले काटे थे, उन सबको जुड़वाने का प्रयास किया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का और सबके गुरु, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं के रूप में समर्पित कर दिया, ऐसे परम सम्माननीय हरिकृष्ण जी बिरला, अध्यक्ष कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का, मुझे, और माननीय राजेश जी बिरला, जिनके साथ में वो हमारे अध्यक्ष रहे और उनके साथ निदेशक के रूप में काम किया। नागरिक सहकारी बैंक के वो अध्यक्ष रहे, मैं निदेशक रहा, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। इन सब का जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला, उनके साथ कई बार कई काम किए और उनने जो जो मुझे जिम्मेदारियां दी, चाहे ये पार्टी का पद तो अभी मिला था 1.5 साल पहले संयोजक का व्यापार प्रकोष्ठ का, किंतु जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछले चुनाव की सभा रही हो, चाहे लोकसभा चुनाव में जब संयोजक बने उस दौरान की जो कोर टीम रही हो, ऐसे अनेकों कार्य, चाहे पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र के प्रमुखों का कार्य, जब अमित शाह जी कोटा आए थे, अभी की जब विधानसभा का चुनाव थे उस टाइम पे मोदी जी की सभा थी, उसका कार्य रहा हो, एमएसएमई मेले का मैं संयोजक रहा, ऋण मेला, किसान मेला, ऐसे अनेकों कार्यक्रम में मुझे संयोजक या सह संयोजक के रूप में या एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जितनी भी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा या माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी या छोटा भाई साहब हरिकृष्ण जी बिरला के माध्यम से देगी, उन सबको मैंने अपना 100 से जगह 110% देते हुए पूरा करने का प्रयास किया। और उनके मार्गदर्शन से मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुझे कितने बड़े दायित्व की जिम्मेदारी ली। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझाया। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ पिछले चुनाव में हम लोकसभा में लगभग 3.25 वोट से जीते थे, इन चुनाव में बहुत बड़ी जीत, प्रयास तो यह है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत अगर कोटा बूंदी लोकसभा में हो, प्रदेश में होगी, तो कोटा बूंदी लोकसभा की होगी, माननीय ओम बिरला जी की होगी। राकेश जी, आपको जिला अध्यक्ष बनाया, अब आपकी जिस प्रकार से टीम बनेगी, उस टीम में किस प्रकार के युवाओं को आप एक रैली के रूप में जोड़ेंगे या अनुभवी युवा को जोड़ेंगे साथ? सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लूँगा, बड़ों का आशीर्वाद लूँगा, हम उम्र के साथ रहूँगा और छोटों का स्नेह लूँगा, छोटों को स्नेह दूँगा। ये मेरा मूल मंत्र है और यही ओम जी बिरला का, छोटा भाई साहब का रहा है। और सबके आशीर्वाद से निश्चित ही मेरी टीम अपनी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपना जो पहला स्टेटमेंट दिया था उसमें यही कहा था, ये व्यवस्था का प्रश्न है कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, किंतु इस कोटा बूंदी लोकसभा का, कोटा शहर का विशेष प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को जिला अध्यक्ष के रूप में मानते हुए कार्य करे। जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं 24/7 उनके साथ खड़ा हूँ। बूथ लेवल पर किस प्रकार से आप कार्य करवाएंगे? बूथ लेवल के भी जिस प्रकार से कार्यकारिणी हुआ करती थी, आज कार्यकारिणी खत्म हो चुकी है, बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक नया दायित्व नहीं मिलता वहाँ तक पुरानी कार्यकारिणी यथावत काम करती है, और जहाँ तक नई कार्यकारिणी नहीं बनेगी, चाहे वो जिले की हो, चाहे मंडल की हो, चाहे बूथ की हो, सभी कार्यकारिणी यथावत काम करेगी। जिस दिन नई जिम्मेदारी दी जाती है उसके बाद ही नया आदमी ज्वाइन होता है, बाकी जहाँ तक जिम्मेदारी दी वहाँ तक सब पुरानी चीज़ें यथावत रहेगी। ये आपने देखा होगा, प्रदेश में भी देखा होगा।
माननीय सीपी जोशी साहब ये प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए, उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक पूरी कार्यकारिणी ने काम किया। बहुत जल्दी कार्यकारिणी भी घोषित करेंगे और सबका समावेश होगा उस कार्यकारिणी में, क्षेत्र का भी होगा, समाज का भी होगा, वरिष्ठ का भी होगा, हम उम्र का भी होगा, अनुज का भी होगा, सबका होगा। अच्छा, लोकसभा में किस प्रकार से माननीय ओम बिरला जी की जीत होगी, और अशोक चांदना अगर ओम जी के सामने आते हैं तो किस तरह का रहेगा माहौल? मेरा तो कहना यह है कि अशोक चांदना या कोई और आ जाए, अगर वास्तव में लगता है कांग्रेस को कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं विजन बज रहा है या उनका नेतृत्व है, तो राहुल गांधी जी को ओम बिरला जी के सामने आना चाहिए, ताकि 5 लाख की जगह 6 लाख वोटों से हम उनको हराएं। क्योंकि ओम बिरला जी जन जन के नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, एक एक घर में उनकी पेट है, वो व्यक्ति को नाम से जानते हैं कि ये दुष्यंत है, ये राकेश है, ये वो है। ये ओम बिरला जी की पहचान है, क्योंकि उनने जनता के घर तक पहुंच के उसके सुख में दुख में काम किए हैं। लोग तो दुष्यंत जी विधायक बनने के बाद और सांसद बनने के बाद क्षेत्र की तरफ टांग करके नहीं आते, किंतु ये स्पीकर साहब थे जो पूरी संसद को भी संभाल रहे थे, देश को भी संभाल रहे थे, विश्व में भी जा रहे थे। किंतु जब भी शनिवार रविवार आता था तुरंत रात को रवाना होते थे और यहाँ आते थे, 1 दिन 1.5 दिन जो प्रवास होता था लोगों के अपनों से मिलके, उनकी सुख और दुख में शामिल होके और वापस जाके अपनी सीट को संभालते थे। कुल मिला के आपका कहना है कि माननीय जी ओम बिरला जी हैं, उनके सामने राहुल गांधी चुनाव लड़े, वो लड़ लेंगे तो भी 5 लाख वोट से हार जाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि ओम बिरला जी, मतलब मैं उनका व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, सूरज को दिया दिखाने के समान है जो उनकी वर्किंग है। अगर मान लो जेके लोन में जब सबसे ज़्यादा, आपको याद होगा, हमारे बच्चे जो आगामी हमारा भविष्य थे, उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही थी, सबसे पहले किसने पहचाना? सिर्फ ओम बिरला जी सिर्फ राजनीति नहीं करते, उनने क्या करा, उसको पहचाना, उसके साथ में उसका प्लान सोचा कि कैसे इन बच्चों को मैं काल कवलित होने से रोकूं। उनने उसके साथ सुपोषित माँ अभियान का प्रयास किया और उन एक एक कोटा बूंदी लोकसभा की गर्भवती महिलाओं को छांटा, उनके घर तक 9 माह तक सुपोषित अभियान के माध्यम से पोषाहार पहुंचाया, किसी को लेने नहीं बुलाया, घर तक पहुंचाया। और बाद में उसकी पूरी मॉनिटरिंग हुई कि पहले जो बच्चों की स्थिति थी और आज जो बच्चों की स्थिति है वो क्या है। ये आपको उन माओं से पूछना पड़ेगा जो आने वाले भविष्य में हमारे देश का युवा बनेंगे, वो उन बच्चों से पूछना पड़ेगा कि वास्तव में उनका सुपोषण हुआ या नहीं हुआ। ये ओम बिरला जी थे। गर्मी में बिना चप्पल के जो आदमी निकल रहा था, ओम बिरला जी वो व्यक्तित्व, नीचे रोड पे उतरेंगे, ले भाई ये चप्पल पहन ले। एक जो हमारा मोची था, वो बेचारा यूं बैठा रहता था गर्मी में, बरसात में, उसकी पीड़ा किसने सोची? ओम बिरला जी ने सोची। उनको छतरियां दी। जब बाढ़ आई तो सबसे पहले कौन पहुंचा? चाहे वहाँ लोकसभा चल रही थी उसके बाद भी, चाहे हेलीकॉप्टर से आए, कहीं से भी आए, नाव में बैठे, उसके बाद भी बाढ़ में, चाहे सांगोद का दौरा हो, चाहे इटावा के पास का दौरा हो, सबसे पहले ओम बिरला जी अपने घर उनके यहाँ पे पहुंचे और उनके साथ वहाँ पे जो और व्यवस्था थी, टीन शेड से ही मकान बनवाए। ये ओम बिरला जी थे जिनमें ठंड की स्थिति थी तो कंबल बांटने हैं। ऐसे अनेकों प्रकल्प हर दिव्यांग को, चाहे छड़ी की जरूरत थी छड़ी दी, 32 की जरूरत थी 32 दी, ट्राईसाइकिल की जरूरत ट्राईसाइकिल थी, मोटराइज ट्राईसाइकिल थी वो दी। ऐसा कौन सा साधन था, कानों की मशीन की जरूरत थी, कानों की मशीन दी, हर चीज़ वो उपलब्ध कराई, जिसके माध्यम से उनने उसमें कोई चश्मा नहीं लगाया कि ये आदमी, चश्मे भी बटे हैं, उनने ये चश्मा लगाया किंतु उसमें भी कि यार ये बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी। तो ये सब चीजें ओम बिरला जी ने दी है, तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भी लगाया, बताया ना क्या करा। कांग्रेस 600 करोड़ का नाम लिया, 1500 करोड़ लगा दिए, 900 करोड़ कहाँ गया, आज तक वो जवाब नहीं दे रहा। ये किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का काम किया। एयरपोर्ट का कांग्रेस अगर उस टाइम तैयारी करा दी थी, जमीन को दे दी थी, चाहे इतने पैसे दे 150 करोड़, आज एयरपोर्ट फ्लाइट उठ जाती इस 3 साल में। कांग्रेस ने सिर्फ रोड़े अटकाने का काम किया, या घर भरने का काम किया, जेब भरने का काम किया, परिवार भरने का काम किया। कांग्रेस में उनकी दोष भी नहीं है, क्योंकि वहाँ चलन जो है परिवारवाद का है। कांग्रेस में आप उठा के देखो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फिर उसके बाद जीजाजी, ये सब कांग्रेस की परिपाटी है। बीजेपी का उठा के देखो, मुझे एक नाम बताओ परिवार में। हमारे यहाँ कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। हमारे कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी, नरेंद्र जी मोदी, अमित जी शाह, जेपी नड्डा।
कौन था मुझे बताओ, परिवार का एक नाम दोबारा रिपीट कर दो आप, सरनेम ही रिपीट कर दो आप। वो कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है, इसलिए वहां ये होता है। और यहां व्यक्ति नहीं है, पार्टी बड़ी है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। एक सामान्य से कार्यकर्ता को उठा के जिला अध्यक्ष जैसा दायित्व दिया है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के चरणों में नमन करता हूं, शीर्ष नेतृत्व के चरणों में नमन करता हूं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष के चरणों में नमन करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, बाकी कांग्रेस की परिपाटी तो आपको सबको याद है। और ये ऊपर से नीचे तक है। मैंने आपको बताया ऊपर का, अब प्रदेश में आ जाओ। अशोक गहलोत, वैभव गहलोत, शांति धारीवाल, अमित धारीवाल, ये सब कांग्रेस में चलता है। परिवारवाद पूरा नीचे से ऊपर तक परिवारवाद। अच्छा, अब जिस प्रकार से आप परिवारवाद कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, परिवारवाद अपन हटाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में भी सरकार है आप ही की, और आने वाले लोकसभा में भी 400 की सीटें का दावा कर रही है भाजपा। तो अगर आपकी सीटें आ जाती हैं 300, जिस प्रकार से कहा जा रहा है गठबंधन के अनुसार अगर आपकी सीटें बैठती 300 या 300 के आसपास बैठती हैं, तो फिर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के नाम पर ही मोदी जी गारंटी अपने आप में। अशोक गहलोत साहब खूब गारंटियां मान रहे थे। माने बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दे, मोदी जी के नाम पर उसे वोट मिल जाएंगे, उसके नाम पर नहीं मिलेंगे। काम ही वो हुए ना भाई। आप मेरी बात सुनो, सबसे पहले आदमी क्या देखता है? मूल जड़ कौन है? हमारा नेपथ्य, हमारी जड़, हमारे मूल है नरेंद्र भाई मोदी, जिनकी वजह से राम मंदिर का जो सपना था 550 वर्षों से पूरे देश की जनता, हमारे कितने ही लोग सिर्फ ये सोच के इस देश से पलायन कर गए कि हे भगवान कब आप यहाँ विराजित होंगे। किंतु वो सिर्फ सपना ही था। और कांग्रेसी जब हम ये बात बोलते थे, रोड पे उतरते थे, चौराहे पे उतरते थे, तो हम ये कहते थे हे रामलला हम आएंगे, मंदिर में बनाएंगे। कांग्रेसी पूछते तारीख कब बताएंगे? हमने बताई, और 22 जनवरी 2024 को इस भारत की सरजमी पर, उत्तर प्रदेश की उस अयोध्या की पवित्र भूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी वहां पर मौजूद रहे। और उस 22 जनवरी को पूरे देश में ही नहीं, विश्व में दीपावली से बड़ा महोत्सव मनाया गया। इसलिए ये सब बेकार की बात है। अच्छा, निश्चित आप कह रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा है अब की बार 400 पार, तो निश्चित ही ये 400 पार होगी कांग्रेस के बाद। तो आप मुझे, चलो आप छोड़ो, आप बताओ कांग्रेस ने आज तक कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर किया? इसका जवाब आप दो भाई। आपके पास है, सामान्य नहीं है भाई, जिसके पास वहां तो इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, वहां जिसको नहीं मिलेगा, ईडी के डर से तो उधर आ रहे हैं आपके। वहां जिसको नहीं मिलेगा उसको ही अपन तो ले लेंगे और उसको टिकट दे देंगे। राहुल कसवा को हमने टिकट नहीं दिया, वो इंतजार में थे, तुरंत राहुल कसवा को ज्वाइन कराई, दूसरे दिन टिकट दे दिया। आप मुझे बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जितने लोग जा रहे हैं वो ये भी तो कह रहे हैं कि ईडी का डर है, इसलिए कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कोई ईडी का डर नहीं है। जिसने चोरी की है उसे निकलेगा, उसे देनी पड़ेगी। ईडी उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि गलत करोगे तो आएगा। ईडी का यूज तो कहीं गलत हो भी रहा है। किसने कहा? गलत जिसने किया उसके साथ होगा, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं है। जिसने गलत किया है वो तो देना पड़ेगा। वो देश का पैसा था, जनता का पैसा था, किसी के घर का पैसा नहीं था। तो इस चुनाव में आप किस प्रकार से अपना लोकसभा में प्रक्रिया बनाएंगे? किस तरह से आप? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैनेजमेंट गुरु के रूप में पूरे देश में अगर कोई नाम आता है तो वो हमारा गौरव है कि हमारा उम्मीदवार ओम जी बिरला है। ओम जी बिरला जी के काफ़ी मैनेजमेंट बढ़िया है। तो उनका जो मैनेजमेंट है वो अपने आप बहुत बड़ा है। उनका प्रत्येक व्यक्ति से, कार्यकर्ता से, प्रत्येक नागरिक से, जन जन से जुड़ा हुआ है। और वो तो आज हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन मोड आ गया या इलेक्शन आ गया, उनके फर्क नहीं पड़ता। वो तो वैसे भी इलेक्शन मोड में रहते हैं। वो तो जनता के बीच में सदैव रहते। जब भी आते हैं एक दिन में 50 कार्यक्रम करते हैं, एक दिन में 50 शादी में होके जाते हैं। जितने भी उस टाइम के कोई भी किसी के घर में सुख हो दुख हो उसके घर में जाते हैं। ओम बिरला जी के लिए चुनाव कुछ भी नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। ओम बिरला जी पहले भी विजयी थे, अब भी विजयी होंगे। ये थे हमारे साथ राकेश जैन जी, एक समाज सेवी भी हैं और भाजपा के कोटा जिला अध्यक्ष भी हैं। आज खास मुलाकात में लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा हुई व इनके जीवन के बारे में भी हमने इनसे
बातचीत करी और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। तो इसी प्रकार आप राजस्थान कवरेज से जुड़े रहें और ख़ास प्रोग्राम राजस्थान कवरेज का देखते रहें। नमस्कार। नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।